वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास, हमारे सवाल आपके जवाब की महत्वपूर्ण कड़ी में 143 नंबर क्लास लेके आए हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रतिदिन 50 प्रश्नों की ये क्लास होती है। इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल का कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिल जाता है। हमारे सवाल आपके जवाब की महत्वपूर्ण कड़ी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। रुकावटें आती है सफलता की राह में, रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। हर एक की जिंदगी की जब भी वो शुरुआत करता है, जब भी आगे बढ़ता है, उसकी रुकावटें आती है, फिर भी वो मंजिल पा लेता है, फिर भी वो मंजिल पा लेता है। जो कभी नहीं हार मानता है, बस हार नहीं माननी, ठान के रखना है, लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहना है। तो इसी के साथ आज की क्लास शुरुआत होने जा रही है। पहले प्रश्न से शुरुआत करने जा रहे हैं। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरावली की पर्वत चोटी, आपको पता है अरावली पर्वतमाला राजस्थान में लगभग 550 किलोमीटर फैली है। टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। तो इसकी चोटियां दक्षिण में, मध्य में, उत्तर में अलग अलग चोटियों की ऊंचाई है। औसतन जो ऊंचाई मानी जाती है अरावली पर्वतमाला की वो 930 मीटर है, और दक्षिण में जो चोटियों की ऊंचाई है वो ज्यादा है। अब ये पूछ क्या रहा है, अवरोही क्रम। देखो बहुत सारे विद्यार्थी तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। आरोही पता होने के बावजूद भी आरोही और अवरोही को अच्छे तरीके से याद रखना। आरोही होता है बढ़ते क्रम में, यानी छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अवरोही बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा उससे छोटा। अब ये पूछ रहा है अवरोही क्रम, इसका मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना पड़ेगा, बड़े से छोटे की ओर। अब यहाँ चोटियां 3-4 ही दे रखी है, कोई ज्यादा नहीं दे रखी। सबसे पहले देखिए जरगा, जरगा उदयपुर के अंदर है, और जरगा पहाड़ी की ऊंचाई है 1431 मीटर। फिर अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1380 मीटर है, और फिर कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1224 मीटर है, और रघुनाथगढ़ की है 1055 मीटर। बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और उससे छोटा। अब देखो ये जरगा आ गया, ये रघुनाथगढ़ आ गया, क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा? नहीं बैठेगा। अचलगढ़ पहले ही आ गया, जरगा यहाँ आ गई, तो कॉम्बिनेशन ये गलत हो गया। कुंभलगढ़ यहाँ आ गया तो गलत है। सबसे पहले जरगा, जरगा के बाद अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ सीकर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, अचलगढ़ सिरोही में और जरगा उदयपुर में। ऐसे प्रश्न आपको याद रखने हैं। अरावली की बहुत सारी चोटियां, सारी याद नहीं होती कभी, लेकिन मुख्य है दक्षिण वाली, उत्तर वाली और मध्य वाली, टॉप की 5-5 4-4 5-5 चोटियां ना, उनका क्रम अच्छे तरीके से याद रखना। दूसरा प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? आपको पता है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का जो 100% है, उसका लगभग 41.11% के आसपास भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त का मतलब रेगिस्तानी भाग नहीं है, पथरीला क्षेत्र है। अब यहाँ कौन सा क्षेत्र है जो बालू का स्तूप मुक्त है? तो फलोदी पोखरण वाला जो क्षेत्र है ना, वो फलोदी, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर, ये कुछ क्षेत्र है, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, इसका भाग है, हम जब पढ़ते हैं इसको। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? यानी केर नाम सुना होगा, केरिए, और थोर नाम सुना होगा, इनका पसंदीदा यानी किस क्षेत्र में ये ज्यादा होते हैं, ये किस क्षेत्र में होते हैं? तो सीधी सी बात है, पर्वत में तो होते नहीं है। केर वगैरह मरुस्थल के अंदर होते हैं, रेतीले मैदान के अंदर होते हैं। चाहे केर देख लो, थोर देख लो, खेजड़ी, अब खेजड़ी के वृक्ष शेखावटी क्षेत्र में और पश्चिमी राजस्थान में खूब है। बबुल, बबुल के वृक्ष बहुत है, जिसको कहते हैं ना कंटीली झाड़ियां वगैरह, ये कीकर वगैरह होते हैं, उनको कहते हैं। अति ये क्या है, शुष्क मरुस्थलीय वनस्पतियां, तो यहाँ पे पाई जाती है केर थोर पे। सीधे सीधे सिंपल प्रश्न आते हैं पेपर में, ध्यान रखना। मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? मानसूनी सवाना प्रकार की यानी सवाना घास के मैदान नाम सुना, स्टेपी प्रदेश वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, ये देख लो। सवाना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो सवाना प्रकार की जो वनस्पति है ना, राज्य के अति आर्द्र प्रदेश में पाई जाती है। वहां पे अति आर्द्र। अब राजस्थान का अति आर्द्र भाग कौन सा है? ये नीचे वाला, ये है दक्षिणी पूर्वी और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये अति आर्द्र वाला क्षेत्र है। तो मानसूनी प्रकार की, इसमें खास करके होता क्या है, वनस्पति मानसूनी प्रकार में, सवाना मानसूनी प्रकार में आम हो जाएगा, आपका शीशम हो जाएगा, आपका सांगवान हो जाएगा, सांगवान हो जाएगा, आपका बांस हो जाएगा, आपका जामुन हो जाएगा, ये सारे। ये आपको पता है सांगवान, बांस, जामुन, ये दक्षिणी राजस्थान के, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं।
राज्य के पश्चिमी मरु भाग में मिट्टी अपरदन को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? राज्य के पश्चिम भाग में, और अब आपको पता है पश्चिम भाग में हवा के द्वारा इतना ज्यादा मिट्टी का अपरदन हो रहा है, पूछ नहीं सकते। लू चलने लगी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो अब मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है? क्या चारागाहों का विकास किया जाए, मेड़बंदी किया जाए, मैदानी क्षेत्रों में वृक्षों की पट्टियां लगाई जाए, या फिर फसल चक्र अपनाना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा मिट्टी अपरदन को रोकना है। और पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा हवा का अपरदन, हवा से मिट्टी अपरदन होती है, हवा। तो मैदानी जो क्षेत्र है वहां पे आप वृक्ष लगा दोगे ऐसे, तो रेत इधर से उधर नहीं जाएगी। तो ये उत्तर हो जाए। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु है? अब आप सोचोगे कि सर आप कोपेन ही कोपेन लेके क्यों आ रहे हो? जल्द ही टिवार्था और थर्नवेल्ट भी लेके आऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा तीनों को, क्योंकि तीनों से प्रश्न आते ही आते हैं। तो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भाग में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अब किसका पूछ रहा है? जैसलमेर और बीकानेर का। तो BWHW, क्योंकि कोपेन ने कितने 4 भागों में बांटा है। दो को चित्र दिखा देता हूं। कोपेन के अनुसार ये है BWHW। कोपेन के अनुसार ये थोड़ा नक्शा नीचे रह गया, ठीक है, कट गया, वैसे नहीं कटा, ये नीचे डिजाइन में सेट नहीं हुआ इसको। ये भाग है BSHW, ये भाग है CWG, और ये नीचे वाला भाग है AW। इसमें भाग में, चारों भागों में कोपेन ने बांटा है। ये प्रश्न सीधे सीधे आ जाते हैं। अगला देखिए, नगर निगम के अध्यक्ष महापौर की नियुक्ति कौन करता है? देखो, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है महापौर कह सकते हैं, उसको मेयर भी कह सकते हैं, मेयर भी कहते हैं। एक होती है नगर परिषद, उसका जो अध्यक्ष होता है वो सभापति उपसभापति होते हैं। एक नगर पालिका, उसका अध्यक्ष होता है या चेयरमैन होता है। तो नगर निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचित पार्षदों के द्वारा चुनाव होता है। निर्वाचित जो पार्षद होते हैं ना, जैसे अपने प्रधान चुनते हैं डायरेक्टरों से, वैसे निर्वाचित पार्षद होते हैं, क्योंकि नगर पालिका इनके सदस्यों को पार्षद कहते हैं। ये अपने द्वारा ही चुनाव के द्वारा चुन लेते हैं महापौर को। लेकिन 2019 के एक 19वें कानून के तहत महापौर का पार्षद होना भी आवश्यक नहीं है, यानी अपने में से पार्षद है वो निर्वाचित करते हैं एक महापौर को। लेकिन 2019 में गहलोत सरकार ने यह भी नियम बना दिया कि जरूरी नहीं है कोई महापौर या मेयर बने तो वो पार्षद हो या नहीं हो, सीधा भी आप महापौर बना सकते हो। ये भी ध्यान रखना। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा का जो अध्यक्ष है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है विधानसभा वर्तमान में राजस्थान में 15वीं विधानसभा चल रही है। CP जोशी उसके अध्यक्ष हैं, और प्रथम कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। तो विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हमेशा विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही होती है। जैसे राजस्थान विधानसभा में 200 सीट है ना, जिस पार्टी का बहुमत आ गया या पार्टी जिसकी सरकार बन गई, उसका विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है। तो 200 विधानसभा सदस्य है, जैसे चुन के आते हैं, जिसकी सरकार बन गई, उसी में से एक विधानसभा के सदस्य में से एक विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा ना, उस समय राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा? तो देखो, ये एक मात्र परंपरा है, जरूरी नहीं है कि वो सलाह ले, लेकिन ले लेता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी माने न माने वो अलग बात है। मुख्यमंत्री की सलाह लेता है, भी हम इस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त आपके राज्य में करते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, RPSC के अध्यक्ष या सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? RPSC का जो अध्यक्ष होता है, सदस्यों को कैसे हटा सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर, या राष्ट्रपति के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच में कदाचार दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से। तो हमेशा RPSC का अध्यक्ष या सदस्य होता है ना, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और राज्यपाल को निलंबित करने का अधिकार है, ये ध्यान रखना। लेकिन जो हटाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच में अगर कदाचार का वो दोषी पाया जाता है ना, तो राष्ट्रपति उसे हटाता है। ये बात ध्यान रखना। राजस्थान में राज्यपाल का पद किस वर्ष गठित हुआ था? ये बार बार प्रश्न आ रहा है, बार बार RAS के अंदर भी, प्री के अंदर भी क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में राज्यपाल का पद किस वर्ष गठित हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उस समय राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, उनके स्थान पर गद्दी पर यानी राज्यपाल पद सर्जित होकर राज प्रमुख से क्या बन गए? राज्यपाल बन गए गुरमुख निहाल सिंह, 1 नवंबर 1956 में। राज्य का पहला महिला पुलिस थाना कब व कहां स्थापित किया गया? राज्य का पहला महिला पुलिस थाना कब व कहां स्थापित किया गया?
तो ये जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। कब? 8 मार्च 1989 को राज्य का पहला महिला पुलिस थाना जयपुर में 1989 को स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को। राज्य का पहला साइबर थाना भी जयपुर में है। राज्य का पहला पर्यटन पुलिस थाना भी जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। वर्तमान में राजस्थान में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? ये राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, आरपीएससी, ये लोकायुक्त, ये प्रश्न इतने फेमस है कि एग्जामिनर हर एग्जाम में देगा। तो राज्यपाल में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष या 5 वर्ष की आयु होता है। क्या होता है? 65 वर्ष या 5 वर्ष की आयु होता है। इससे पहले आपको पता होगा 2018 में वसुंधरा सरकार ने इसका कार्यकाल 5 वर्ष से 8 वर्ष किया था। फिर कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार आई, उसने कार्यकाल वापस 8 से घटाकर 5 कर दिया। तो अब 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो है। अब लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त की स्थापना राजस्थान में 1973 को लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई थी। लोकायुक्त सांविधिक और सलाहकारी संस्था है। सांविधिक और सलाहकारी संस्था है। ये सिर्फ जांच कर सकती है, ये दंड नहीं दे सकती। सरकार को सलाह देती है, किसको? और अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करती है? राज्यपाल को करती है। वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के लोकायुक्त है और प्रथम थे आई.डी. दुआ। कौन थे? आई.डी. दुआ। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, जिसको कहते हैं RSCERT, की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, जिसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर है, इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2018 को। पहले क्या थी? पहले राजस्थान में SIERT थी, अब उसका नाम बदलकर चेंज करके क्या कर दिया? RSCERT। इसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर है। प्रशिक्षण है ये अनुसंधान के अंदर, शिक्षा में। विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है। विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर। अपने राजस्थान के 33 के 33 जिलों में वन्य जीव शुभंकर है, ये आपको पता है। तो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है अजमेर जिले का जो वन्य जीव शुभंकर है वो खड़मोर है। क्या है? खड़मोर है। उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ की है, गोडावन जैसलमेर का। 33 के 33 जिलों के वन्य जीव शुभंकर याद रखना। वनपाल वन रक्षक में खास करके प्रश्न आएंगे। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा ये शुष्क पश्चिमी मैदान वाला है, तो सबसे छोटा है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग। आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र, अच्छा दक्षिणी पूर्वी नहीं, आर्द्र दक्षिणी मैदानी जो भाग है वो सबसे, क्योंकि टोटल 10 जलवायु खंड है ना। भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे जैसा पाया जाता है? अब भैंस की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन एक ऐसी प्रजाति है जिसमें त्वचा का जो रंग है ना वो तांबे जैसा पाया जाता है। कैसा? तांबे जैसा पाया जाता है। तो वो कौन सी है? वो है बदावरी। देखो मुर्रा, सुरती, महसाना, ये सारी जाफराबादी ये भैंस की है, लेकिन बदावरी प्रजाति की प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे जैसा पाया जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो वर्मुल डेयरी जोधपुर में बिल्कुल सही है, उर्मुल डेयरी बीकानेर में ये भी सही है, गंगमुल डेयरी श्री गंगानगर में ये भी सही है, लेकिन मदर डेयरी गलत है, मुंबई में नहीं है, मदर डेयरी दिल्ली में है। मदर डेयरी कहां पे है? दिल्ली में। तो ये सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, याद रखना। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई? सारे जानते हो राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है ये। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। टोटल 3162 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जिसमें जैसलमेर में है लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में है 1262 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय मरु उद्यान, यहाँ आपको वुड फॉसिल पार्क के अवशेष मिले, ज्वासेम उद्यान के अवशेष मिले हैं और गुड़ावन पक्षी की शरण स्थली है। वर्षा काल में मोचिया साइपर्स रोटन्स नामक नर्म घास जिस अभयारण्य में उत्पन्न होती है वह कौन सा है? वर्षा काल में मोचिया साइपर्स रोटन्स नामक नर्म घास इस अभयारण्य में उत्पन्न होती है। ठीक है, मोचिया स्पर्श, ये जो दूब वो घास होती है ना, मोथ घास, उसको कहते हैं। तो ये उस कहाँ होती है? ताल छापर चूरू में। जब काले हिरणों के लिए जो प्रसिद्ध है ताल छापर चूरू, उसमें होती है। स्वच्छ राजस्थान स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया? स्वच्छ राजस्थान स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो क्या कह रहा है, स्वच्छ राजस्थान स्वच्छ भारत अभियान। ये भी कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 से। अभी रीट का पेपर हुआ था ना, रीट लेवल फर्स्ट का, उसमें प्रश्न आया है 2 अक्टूबर 2014 को। और 31 मार्च 2018 को राजस्थान ODF घोषित हो गया था। राजस्थान में ODF घोषित हो गया था, ये याद रखना। और 7 मार्च 2019 को राजस्थान में ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया।
हिंदी हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी के अंग्रेजी और गुजराती लेखों का हिंदी अनुवाद करने का कार्य किसने किया था? हिंदी हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी के अंग्रेजी और गुजराती लेखों का हिंदी अनुवाद करने का कार्य किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। किसने? राम नारायण चौधरी। ये खास प्रश्न है, ध्यान रखना, बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राम नारायण चौधरी ने किया। मुझे जेल जाने और बहनों को जेल के लिए तैयार करने की ऐसी धुन लगी है जैसे मायके जाने का उत्साह हो, यह कथन निम्न में से किसका है? मुझे जेल जाने और बहनों को जेल के लिए तैयार करने की ऐसी धुन लगी है जैसे मायके जाने का उत्साह हो, कथन निम्न में से किसका है? तो ये जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की पत्नी थी और राजस्थान की पहली महिला या व्यक्ति के रूप में जिसे पद्म विभूषण दिया गया था, जानकी देवी बजाज। किसने विजय सिंह पथिक को कभी न थकने वाला योद्धा व बहादुर सिपाही कहा? इसने विजय सिंह पथिक को कभी न थकने वाला योद्धा व बहादुर सिपाही कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। यही विजय सिंह पथिक है जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था 1916 से 27 तक। ये वही विजय सिंह पथिक है जिन्होंने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की थी और वहीं से राजस्थान केसरी पत्र निकाला था जो 1920 में अजमेर से प्रकाशित होना था। विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम भूप सिंह था, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, भारत में भी किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। और आपको पता है अभी बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर एक राजकीय महाविद्यालय है, उसका नाम भी विजय सिंह पथिक के नाम पर करने की घोषणा की है। अरविंद घोष ने राजपुताने का एक राठौड़ वीर किसे कहा है? तो राजपुताने का एक राठौड़ वीर किसे कहा है? अरविंद घोष ने राजपुताने का एक राठौड़ वीर किसे कहा है? तो याद रखना, गोपाल सिंह खरवा को। सशस्त्र क्रांति के जनक गोपाल सिंह खरवा को अरविंद घोष ने राजपुताने का एक राठौड़ वीर कहा है। मलसीसर हाउस कहां स्थित है? मलसीसर हाउस कहां स्थित है? तो ध्यान रखना, मलसीसर हाउस जयपुर के अंदर है। ये मलसीसर बीकानेर झुंझुनू मत कर देना, मलसीसर जो हाउस है वो जयपुर में है। सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान किस पोर्टल की थीम है? सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान किस पोर्टल की थीम है? तो सारे जानते हो जन सूचना पोर्टल, और इसके बारे में मैंने बहुत बार आपको बता दिया। जन सूचना पोर्टल, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। 1818 की संधियों के समय धौलपुर का शासक कौन था? देखो 1818 की संधियां हुई थी, सबसे पहले संधि करौली ने की थी, करौली के शासक हरबख्श पाल ने की थी, ये 1817 में कर ली थी, और अंतिम में शामिल होने वाला था सिरोही। लेकिन ये पूछ रहा है कि उस समय धौलपुर का शासक कौन था जिसने 1818 की संधियां की थी? तो उस समय कीरत सिंह शासक था, कीरत सिंह। और मदन पाल ये करौली का शासक था 1857 की क्रांति के समय। सीताराम लाल्स जिन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करवाया, सीताराम लाल्स जिन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करवाया, उनका संबंध किस जिले से है? तो सीताराम लाल्स का संबंध है जोधपुर जिले से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीताराम लाल्स। खड़गिया पाग का संबंध है, देखो ये क्वेश्चन, इनमें कोई ज्यादा तथ्य नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, बस लेके आ रहा हूं, पेपर में कभी आएंगे तो सीधे सीधे आएंगे। खिड़गिया पाग का संबंध है किससे? बीकानेर से। खिड़गिया पाग का संबंध है बीकानेर से। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में कुरान ए कमाल किन के द्वारा रखवाई गई? अरबी फारसी शोध संस्थान को टोंक में है ना, उसमें कुरान ए कमाल किन के द्वारा रखवाई गई? कौन सा शासक था जिसके द्वारा रखाई गई? शाहजहां ने रखवाई थी, क्योंकि कुरान संबंधित किससे है? इस्लाम धर्म से है। बुताला के युद्ध का संबंध किस ग्रंथ से है? नाम सुना होगा आपने, बुताला का युद्ध हुआ था 1227 में, मेवाड़ के शासक जेतर सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के बीच हुआ, इसमें जेतर सिंह जीत गया था। तो बुताला के युद्ध का संबंध किस ग्रंथ से मिलता है? हमीर मद मर्दन, ये ग्रंथ लिखा था जय सिंह सूरी ने। किसने? जय सिंह सूरी ने लिखा था हमीर मद मर्दन, और इसमें जानकारी मिलती है इस बुताला के युद्ध की। अमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ने लिखा, अमीर रासो जोधराज ने लिखा, और भाषा भूषण जसवंत सिंह प्रथम ने लिखा। समदीश्वर मंदिर का निर्माण किस गुहिल शासक के समय हुआ था? समदीश्वर मंदिर का निर्माण किस गुहिल शासक के समय हुआ था? ये मंदिर है समदेश्वर मंदिर, ये शक्ति सिंह के समय हुआ था। शक्ति सिंह के समय हुआ था। मोक्कल ने इसका जीर्णोद्वार करवाया था, जो कुंभा के पिता थे ना मोक्कल, उन्होंने जीर्णोद्वार करवाया था। इसके बाद इसका नाम मोक्कल का समदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ है। नरवर्मा, सूची वर्मा, कीर्ति वर्मा आदि शासकों का संबंध किससे है?
नरवर्मा, शुचि वर्मा, कीर्ति वर्मा, ये किस वंश के शासक थे? तो सीधे देखो ऐसे प्रश्न आगे ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये प्रश्न पूछा गया गुहिल वंश के शासक थे। ये बप्पा रावल से पहले पहले ना कुछ छोटे छोटे शासक आए थे, वो है ये। संत मीर शाह की दरगाह किस जिले में? संत मीर शाह, मिठे शाह की नहीं है जो गागरोन वाली है, मीर शाह की दरगाह कहां पे है? तो संत मीर शाह की दरगाह बूंदी के अंदर है। मीर शाह की दरगाह कहां पे है? बूंदी में। यदि मुझे राजस्थान में कोई जागीर दी जाए तो मैं उस दुर्ग को चुनूंगा। कर्नल जेम्स टोड ने कथन किस दुर्ग के लिए कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि मुझे राजस्थान में पेश की जाए कि आपको कौन सी जागीर चाहिए तो मैं उस दुर्ग को चुनूंगा। किस दुर्ग के बारे में इसने कहा? तो वो दुर्ग था हैंसरोडगढ़। हैंसरोडगढ़, इसे राजस्थान का वेलोर कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। इसको राजस्थान का वेलोर चित्तौड़गढ़ के अंदर है ये हैंसरोडगढ़, राजस्थान का वेलोर, एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था बेशा शाह नामक बीमारी में, व्यापारी ने। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? सुरजन हो गया, अहमद अली हो गया, रामलाल हो गया, श्री किशन आदि चित्रकारों का संबंध किससे है? तो ये सारे बूंदी चित्र से लिखे। जब बूंदी की बात आए तो बूंदी के बारे में चित्रशाला और रंग महल, दो चीजें आपको याद ही रखनी है, पेपर में आती है। कहाँ है? बूंदी चित्रशैली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और बूंदी चित्रशैली के अंदर पशु पक्षियों के चित्र सबसे ज्यादा प्रदर्शित किए गए। सशस्त्र बाहु मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ये सशस्त्र बाहु से सास बाहु मंदिर बन गया। नागदा उदयपुर में किस भगवान को समर्पित है? ये याद रखना, विष्णु भगवान को समर्पित है। इसके विष्णु भगवान को समर्पित है। राजस्थान में सर्वप्रथम डाकघर व तारघर की स्थापना क्रमशः कहाँ हुई थी? राजस्थान में सर्वप्रथम डाकघर और तारघर की स्थापना, तो देखो डाकघर तो शुरुआत होती है जयपुर से और तारघर की शुरुआत होती है उदयपुर से। तो जोधपुर और उदयपुर इसका उत्तर हो जाएगा। सीधे सीधे प्रश्न है, ये सीधे बेसिक याद रखने वाले हैं, इनमें कोई ज्यादा तथ्य सन सुन कुछ याद रखना पेपर में कुछ नहीं आता। जोरा व बोरा महल का संबंध किस दुर्ग से? ये इंपॉर्टेंट है। जोरा व बोरा महल का संबंध किस दुर्ग से? बार बार आते हैं। कुत्ते की छतरी, गुप्त गंगा, न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी का संबंध सब रणथंभौर दुर्ग से है। रणथंभौर दुर्ग को हमीर की आन बान शान का प्रतीक कहते हैं, हमीर को शरणागतों का रक्षक कहते हैं, हमीर हटी था, वो रणथंभौर दुर्ग है। और ये जोरा बोरा अनाज के भंडार थे। राजपूत सरदारों के पुत्रों की शिक्षा के लिए 1886 में नोबेल्स स्कूल की स्थापना कहां की गई? राजपूत सरदारों के पुत्रों की शिक्षा के लिए 1866 में नोबेल्स स्कूल की स्थापना कहां की गई थी? तो नोबेल्स स्कूल की स्थापना उस समय जयपुर के अंदर की गई थी। स्पेशल राजपूत सरदारों के जो पुत्र थे उनकी शिक्षा के लिए। काले रंग के चित्रित पत्रों पर नृत्य मुद्राएं व चकतेदार हिरण कहां से प्राप्त हुए हैं? काले रंग के चित्रित पात्रों पर नृत्य यानी मुद्राओं पर नृत्य के चित्र थे और चकतेदार हिरण प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना ये हुए गिलुंड से। कहां से? और गिलुंड कहां पे है? गिलुंड सभ्यता है राजसमंद के अंदर। कहां पे है? बनास नदी के किनारे राजसमंद है। विराट सभ्यता जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता सीकर में कांतली नदी के किनारे। अगला 1934 हुरडा सम्मेलन में बीकानेर का प्रतिनिधित्व करने वाले शासक कौन थे? देखो 17 जुलाई 1934 को, ये 1734 सॉरी 19 नहीं है, गलत हो गया, 1734 को हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मराठों को बाहर निकालने के लिए पूरे राजस्थान के राजाओं का सम्मेलन हुआ था, लेकिन स्वार्थपन के कारण ये असफल रहा। तो 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ। कौन सा? हुरडा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बीकानेर की तरफ से प्रतिनिधित्व के रूप में किसने भाग लिया था? तो जोरावर सिंह ने लिया था। उस समय शासक कौन थे? जोरावर सिंह ने भाग लिया। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर की शाखाओं की संख्या कितनी? ये देखो प्रश्न आया हुआ है 2018 के एग्जाम में, शायद RS प्री में आया था, पता नहीं किस में आया था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो बीकानेर के अंदर है उसकी शाखाओं की संख्या कितनी है? तो उसकी 6 शाखाएं हैं। कितनी? 6 शाखाएं। निम्न में से किस विभाग का संबंध जयपुर राजघराने से नहीं था? निम्न में से किस विभाग का संबंध जयपुर राजघराने से नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो नकार खाना था, गुणीजन खाना था, पातचर खाना था, लेकिन तालीम खाना नहीं था। अब ये प्रश्न बहुत पुराने हो चुके हैं, इनकी पूरी डिटेल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। अब ये प्रश्न देखो राजघराने से नहीं है, तालीम
खाना नहीं है। वर्तमान में जयपुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध होटल रामबाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? पिछले साल ये चर्चा में रहा था। इसमें संपत्ति बंटवारे को लेकर ये संपत्ति भी बांट दी गई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो रामबाग पैलेस, और हाल ही में विश्व का सबसे लग्जरी होटल का दर्जा भी इस रामबाग पैलेस को दिया गया। तो ये बनाया था केसर बाई ने बनवाया था। किसने बनवाया था? केसर बाई ने बनवाया था। राज्य का कौन सा लोकसभा क्षेत्र है जिसका विस्तार 4 जिलों में है? राज्य का कौन सा लोकसभा क्षेत्र? देखो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, यानी 25 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसका अब एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसका विस्तार 4 जिलों के अंदर है। इसका विस्तार है 4 जिलों के अंदर है, राजसमंद। यानी राजसमंद लोकसभा क्षेत्र है ना, जैसे वहां से विधानसभा, वहां से लोकसभा सांसद कौन है? दिया कुमारी, भाजपा की। इसका विस्तार 4 जिलों के अंदर है, यानी भाग है। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण का गठन कब किया गया? राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण का गठन कब किया गया? 1 जुलाई 1976 को। कब? 1 जुलाई 1976 को। राजस्थान में किस नेता ने राज्यपाल बनने के बाद सक्रिय राजनीति में वापसी की, वह मुख्यमंत्री बने? देखो पहले राज्यपाल थे, उसके बाद में राजनीति में आए वापस और मुख्यमंत्री बन गए। कौन से राज्यपाल थे? देखो बड़ा शानदार प्रश्न है। हरिदेव जोशी। ये हरिदेव जोशी वही हरिदेव जोशी है जो 10 बार लगातार विधायक बने थे। 10 बार लगातार विधायक बने थे। राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने, तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, ये भी ध्यान रखना। शिवचरण माथुर राजस्थान के पहले दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे और 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। जयनारायण व्यास राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री और राजस्थान के एकमात्र जो निर्वाचित हुए मनोनीत हुए थे मुख्यमंत्री। और भैरव सिंह शेखावत, जिनकी हाल ही में शेर राजस्थान पुस्तक का विमोचन हुआ है, और ये भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा का 70 आहूत करने, 17 अवसान करने और भंग करने का अधिकार है? देखो ये बहुत बड़ी बात है। जब विधानसभा चल रही होती है ना, विधानसभा के अंदर जो 70 होता है, विधानसभा के अंदर जो 70 होता है, विधानसभा जब 70 होता है ना, एक 70 आहूत किया जाता है। वो राज्यपाल, आपको पता है नया सत्र शुरू होते राज्यपाल अभिभाषण देता है। 17 अवसान यानी सत्र को समाप्ति करने का और सत्र को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो वो अनुच्छेद 174 के तहत करता है। और कभी भी ध्यान रखना, विधानसभा को स्थगित करने का, यानी स्थगित कह दो, सदगन करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का होता है। बाकी विधानसभा सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना, भंग करना राज्यपाल के हाथ में होता है, संविधान के अनुच्छेद 174। आज का अंतिम क्वेश्चन शायद 149 क्वेश्चन ही है, एक क्वेश्चन ही आ पाया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक क्वेश्चन आपको बताना है, 50 नंबर मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं। राजस्थान के किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था? राजस्थान के किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था? ये मुझे कमेंट करके बता देना। और एक क्वेश्चन आप मुझे जरूर बताना, एक युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच, गिरी सुमेल का युद्ध, वो कितनी तारीख को और किस सन में हुआ था, वो मुझे बता देना। और सारे विद्यार्थी तय दिल से देखो, आप सपोर्ट करोगे, स्नेह प्यार आपका बना रहेगा, तो आपके लगातार क्लासें में इतनी मेहनत से हम क्लासें दे रहे हैं, आपका एक ही फर्ज बनता है, आप वीडियो को शेयर करो और लाइक जरूर कर दिया करो। कम से कम 2000 विद्यार्थी देखते हैं तो 500 भी लाइक नहीं हो पाते। इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको सिर्फ आपके पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन फोन आ रहे, टच तो करना है उस पर। इससे ये नहीं होता है कि टच कर दोगे या लाइक कर दोगे तो हमारा कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, मैल इमारत बन जाएंगे, वो नहीं है। उससे हमें ये पता चलता है कि हमें विद्यार्थी कितने लाइक करें, और कोई दूसरा देखेगा तो वो ये देखेगा अभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें तो हमें भी देखना चाहिए। इतना ही होता है और कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। आपका तो इतना ही सहयोग चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो निरंतर आपको सुबह 9 बजे और शाम को 7:30 पर क्लास, सुबह शाम को 9 बजे और सुबह करंट की क्लास आपको लगातार मैं दे रहा हूँ। ये समझ लो भी मेरी विषम परिस्थिति है, उस विषम परिस्थितियों में से भी मैं टाइम निकाल के आपको ये दे रहा हूँ। ये देखो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।